अब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना लेते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और जो अपना फूड खुद नहीं बनाते वो क्या होते हैं, वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ। तो एनिमल किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉफ। एनिमल किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा, टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक मोटाइल हेट्रोट्रॉफ। ऑर्गेनिज्म जो मोटाइल थे, और जो क्या थे, हेट्रोट्रॉफ थे, और जिनमें क्लोरोफिल और सेल वॉल ना हो, जिनमें क्लोरोफिल और सेल वॉल ना हो। इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले ऑर्गेनिज्म को किसमें रख दिया, उनको रख दिया एनिमल किंगडम में। तो इस हिसाब से जो है वो जो अर्थवॉर्म है ये भी किसमें आ गया, एनिमल किंगडम में आ गया। ह्यूमन भी एनिमल किंगडम के अंदर आ गए, अमेबा भी एनिमल किंगडम के अंदर आ गया, पैरामेशियम भी किसमें आ गया, एनिमल किंगडम में, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक। और प्लांट किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा, ऑर्गेनिज्म विच आर मेनली ऑटोट्रॉफ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब अपना फूड खुद जो बना खुद सकते बना हैं, सके खाना, और अपना उनमें खाना खुद खुद बना खुद सकें, अपना अपना बना बना सकें, और उनमें क्या हो, उनमें सेल वॉल भी हो। खुद हमें पता है ना कि प्लांट खुद के अपना सेल, बना। और प्लांट के सेल के बाहर एक थिक वॉल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ है उनमें सेल वॉल हो, विद और विदाउट क्लोरोफिल। उनमें क्लोरोफिल हो भी सकता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, क्लोरोफिल हो भी सकता है और क्लोरोफिल नहीं भी हो सकता। तो उनको कौन सी किंगडम में रख दिया, उनको रख दिया प्लांट किंगडम के अंदर। तो अब देखें, ये ऊपर वाले कैरेक्टरिस्टिक, यानी कोई मोटाइल, अगर कोई मोटाइल ऑर्गेनिज्म होगा, हेट्रोट्रॉफ होगा, उसमें क्लोरोफिल और सेल वॉल नहीं होगा, तो टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक आप उसको किस में रखोगे, उसको रखोगे आप एनिमल किंगडम में। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ हो, उसके पास सेल वॉल हो, और उसके पास क्लोरोफिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसको रख दोगे प्लांट किंगडम में। और जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे जो ऑटोट्रॉफ थे, उनको किसमें रख दिया, प्लांट किंगडम में रख दिया। और ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉफ थे उनको किसमें रख दिया, उसको एनिमल किंगडम में रख दिया। और फंजाई को भी टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक, फंजाई को भी किसमें रख दिया, फंगस जो होती है फफूंदी, उसको भी किसमें रख दिया, उसको भी प्लांट किंगडम में रख दिया। और बैक्टीरिया को भी किसमें रख दिया, बैक्टीरिया को भी प्लांट किंगडम में रख दिया। लेकिन आप इधर देखें, बाद में कुछ साइंटिस्ट ने एतराज किया टू किंगडम सिस्टम पर। टू किंगडम सिस्टम के में कुछ प्रॉब्लम्स थी। बाद में क्या किया गया, इस टू किंगडम सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। टू किंगडम सिस्टम बाद में साइंटिस्ट ने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। क्यों रिजेक्ट कर दी, कि बहुत सा इस टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किसी भी किंगडम में फिट नहीं होते। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके साथ प्रॉब्लम था, यानी वो दोनों किंगडम में से किसी किंगडम में सही तरीके से फिट नहीं हो रहे थे। अब हम देखते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म थे और उनके साथ क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो किसी किंगडम में फिट नहीं हो पा रहे थे। टू किंगडम सिस्टम में जिन ऑर्गेनिज्म के साथ प्रॉब्लम था वो कौन था, एक यूग्लिना, एक फंजाई और एक बैक्टीरिया। यानी टू किंगडम सिस्टम को अगर आप फॉलो करें तो टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक आप यूग्लिना, फंजाई और बैक्टीरिया को किसी भी इन दोनों किंगडम में से नहीं रख सकते। क्यों, देखें, सबसे पहले जो यूग्लिना होता है, हमें यूग्लिना का पता है कि यूग्लिना ऑटोट्रॉफ भी है, बेक वक्त एक ही टाइम में ऑटोट्रॉफ भी होता है और बाज़ दफा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ भी होता है। हेट्रोट्रॉफ। यानी यूग्लिना जो है इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफ भी है, यानी अपना फूड ये खुद भी बनाता है, इसके पास क्लोरोफिल है। और ये हेट्रोट्रॉफ भी है, यानी अगर इसके पास सनलाइट इसको नहीं मिलेगी तो ये बाहर से भी फूड ले सकता है। यानी यूग्लिना ऑटोट्रॉफ भी है और हेट्रोट्रॉफ भी है, और इसके पास सेल वॉल भी नहीं होती, लेक सेल वॉल। तो अब टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक ना तो आप इसको एनिमल में रख सकते हो ना प्लांट में रखते हो। अगर आप प्लांट किंगडम में रखते हो कि ये ऑटोट्रॉफ है तो हेट्रोट्रॉफ भी तो है, फिर इसको एनिमल किंगडम में रख दो। अगर एनिमल किंगडम में रखोगे तो कहेंगे ये ऑटोट्रॉफ है। जैसे जो एनिमल की स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं जूलॉजिस्ट, और जो प्लांट की स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको बॉटनिस्ट कहते हैं। बॉटनिस्ट। अगर बॉटनिस्ट कहें कि ये युगलिना तो हमारी किंगडम में आ जाएगा, प्लांट किंगडम में, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ है। तो जोलॉजिस्ट कहेंगे आपकी किंगडम में कैसे आएगा, ये तो हेट्रोट्रॉफ भी है, इसको हम अपनी किंगडम में रखेंगे। तो मतलब युगलिना जो है वो इस टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक हम युगलिना को किसी भी किंगडम में फिट नहीं कर सकते। पहला प्रॉब्लम तो टू किंगडम सिस्टम का किससे रिलेटेड था, युगलिना से, कि किसी किंगडम में फिट नहीं हो रहा। दूसरा जो प्रॉब्लम था रिलेटेड वो किसके साथ था, फंजाई के। फंजाई भी इस सिस्टम के मुताबिक कहीं पर भी फिट नहीं हो रही। देखें, जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है, जिनमें सेल वॉल होती है आप उसको किस में रखते हो, आप उसको रखते हो प्लांट किंगडम में। एनिमल किंगडम प्लांट ही में रखते हो जिसके पास क्या होगी, सेल वॉल होगी। सेल वॉल फंगस होगी। के पास सेल वॉल तो है
लेकिन सेल वॉल होने के साथ साथ ये हेट्रोट्रॉफ भी है, हेटेरोट्रॉफ। अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो अब यहाँ फिर प्रॉब्लम आती है कि अगर सेल वाले तो आपने इसको प्लांट किंगडम में रख दिया, लेकिन एनिमल किंगडम वाले कहेंगे ये हेट्रोट्रॉफ भी तो है, आप इसको एनिमल के अंदर रखो। और इसकी सेल वॉल भी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की नहीं बनी होती, इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो ये भी फंगस भी जो है वो टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक किसी किंगडम में फिट नहीं हो रहा। ना आप इसको प्लांट किंगडम में रख सकते हो, ना आप इसको जो है वो एनिमल किंगडम में रख सकते हो। इसके बाद तीसरा ऑर्गेनिज्म जिसके साथ प्रॉब्लम था, यानी जो टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक किसी किंगडम में फिट नहीं हो रहा था, तीसरा ऑर्गेनिज्म वो कौन सा था? वो था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो पहली बात बैक्टीरिया के बारे में करें तो बैक्टीरिया के साथ भी ऐसा होता है कि बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफ भी है और साथ में क्या है? हेट्रोट्रॉफ भी है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ एंड भी सर होते हैं। सेल वॉल भी प्रेजेंट है। और सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। इसके लिहाज से इसी वजह से पहले इसको टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक इसको किसमें रख दिया था? प्लांट किंगडम में। लेकिन उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया का तो सेल ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी बैक्टीरिया का सेल तो सर प्रोकैरियोटिक वो सेल होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके सेल में न्यूक्लियस ही नहीं होता वाजा तौर पे। तो अब ना तो उसको आप प्लांट किंगडम में वो सही तरीके से फिट हो रहा है, ना एनिमल किंगडम में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टू किंगडम सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था, if examiner ask you what was the problem with having two kingdom system, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। what was the problem with having टू किंगडम सिस्टम? अगर हम टू किंगडम सिस्टम को रखें तो उसमें प्रॉब्लम क्या था? तो आप बता सकते हैं प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, दीज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिट इनटू बोथ ऑफ द किंगडम। ये कि दोनों किंगडम में फिट नहीं हो रहे। उसमें मैं आपकी रीजन बता दी, यूग्लिना की रीजन क्या है? ऑटोट्रॉफ भी है और हेट्रोट्रॉफ भी है। फंगस की रीजन क्या है? एक तरफ सेल वॉल मौजूद है, दूसरी तरफ हेट्रोट्रॉफ है। और बैक्टीरिया की रीजन क्या है? बैक्टीरिया की रीजन ये है कि वो भी ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों होता है। और सबसे बड़ी रीजन ये है कि उसका सेल ही प्लांट और एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट और एनिमल के पास जो सेल होता है वो सेल होता है यूकैरियोटिक सेल, जिसमें वाज़ा तौर पर यूकैरियोटिक। न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो टू किंगडम सिस्टम को क्या कर दिया गया? टू किंगडम सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम टू किंगडम सिस्टम को नहीं पढ़ते, ये क्या हो गई? ये रिजेक्ट हो गई। अच्छा, एक और बात है जो आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई एमसीक्यूज पूछा जाए, टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया और फंगस किस किंगडम में रखी जाएंगी? टू सर किंगडम ये तो पूरा सिस्टम, रेड रेड हो गया। ये मैंने खुद ने किया है रेड, मैंने मतलब इसको कट कर दिया कि ये सिस्टम जो है ये क्या किया, ये टू किंगडम सिस्टम को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने इसको कट करके शो किया है कि ये क्या हो गया? सर ये अजीब लगा। बैक्टीरिया एंड फंगस माइक्रोबायोलॉजी में रखी जाएंगी, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में। वो माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच में भी अब बताता हूँ आपको। लेकिन इस टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया और फंगस जो है वो प्लांट किंगडम में रख दिए थे, इन्होंने अटैच कर दिए थे किसी प्लांट का किंगडम माइक के खुला साथ। हुआ है, मैं आपको वो कर तो देता हूँ, शोर आ रहा है। मैं आपको म्यूट कर देता हूँ तमाम स्टूडेंट को, ताकि अच्छा अब इधर देखें, टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक प्लांट और फंगस और जो बैक्टीरिया थे उसको किसमें रख दिया था? प्लांट किंगडम में। फिर मैंने आपको बताया टू किंगडम सिस्टम को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद फिर एक और किंगडम सिस्टम प्रपोज किया गया, और उस किंगडम को हमने क्या नाम दिया? उस किंगडम को नाम दिया गया फाइव किंगडम सिस्टम। और फाइव किंगडम सिस्टम जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट वेटेकर। रॉबर्ट वेटेकर वो साइंटिस्ट था जिसने कौन सा किंगडम सिस्टम प्रपोज किया था? जिसने फाइव किंगडम सिस्टम प्रपोज किया। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसने कितनी किंगडम में डिवाइड किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम्स में डिवाइड नहीं किया, बल्कि इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी किंगडम में डिवाइड कर दिया? फाइव किंगडम में डिवाइड कर दिया। He based his classification into two main criteria, यानी इसने क्लासिफिकेशन जो की वो दो मेन क्राइटेरिया या दो मेन कैरेक्टर्स की बुनियाद पे की। यानी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हुए इसने दो चीजों को जो है वो इंपॉर्टेंस दी, यानी दो चीजों पर ज्यादा फोकस किया। एक तो उसने फोकस किया लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह का होता है, तो लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोट्स। और आपको पता है प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? प्रोकैरियोट्स जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनती है उनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स।
फिर दूसरा जो फिर दूसरा जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने हुए होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स का मतलब होता है कि वो एक सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन उनका जो एक सेल होता है वो कैसा होता है, वो बेसिकली यूकेरियोटिक सेल होता है। जैसे अमेबा हो Excuse गया, me, sir. जी पूछें। सर आप प्लीज ये ब्लू लाइंस रिमूव कर देंगे, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं असल में ऐसा करता हूँ कि इसको दोबारा से शेयर करता हूँ, किसी स्टूडेंट डाल दी एक दफा, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो उससे फिर ये ब्लू ओके लाइन सर, रिमूव हो थैंक जाएगी। मैं एक मिनट, इस शेयर को मैं जो है थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, फिर मैं दोबारा करता हूँ। सर जी पूछें। सर वो ना, आप जब क्लास एंड होने लगेगी ना, तो आप सारे जो स्लाइड्स है ना वो वापस दिखाइएगा। जी मैं सारी देख लें, पहले मैं मैंने लेट 5 आई हूँ किंगडम, आज। जी मैंने 2 to आज 5 मैं लेट किंगडम, आई हूँ। जी चलें, सही है। 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पहले मैंने आपको बता दिया। पहले 2 किंगडम सिस्टम मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद जो जी नेक्स्ट जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं आगे डिस्कस कर रहा था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, इसको प्रपोज जिस साइंटिस्ट ने किया था वो था रॉबर्ट वेटेकर। इसने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम को जो है वो क्या किया, प्रपोज किया। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन दो कैरेक्टर्स की बुनियाद, दो क्राइटेरिया पर इसकी क्लासिफिकेशन बेस करती थी, यानी इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हुए दो चीजों पर फोकस किया। सबसे पहला जो फोकस उसका था वो लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अगर हम उनका लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। कुछ होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी वो यूनिसेलुलर होते हैं और उसकी बॉडी किसकी बनी होती है, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल की बनी होती है, तो उनको हम एक्सक्यूज मी कहते हैं सर। जी पूछें। सर प्लीज रिपीट करें, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो मैं रही है। मैं अब दोबारा सर दोबारा प्लीज रिपीट, रिपीट द प्रीवियस पॉइंट, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, इसको इरेज करके मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जस्ट अ मिनट। अब देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट वेटेकर जो है उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी किंगडम में डिवाइड किया, उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया 5 किंगडम्स में। और उन 5 किंगडम में जो उसने डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो दो क्राइटेरिया यानी दो कैरेक्टर्स पर जो है की बेस पर उसने क्या किया, क्लासिफाई किया। सबसे पहला कैरेक्टर जो है या पहला क्राइटेरिया क्या है, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ सेलुलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो किस टाइप के सेल से बने हुए हैं। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो होते हैं प्रोकैरियोट्स, यानी वो किसके बने हुए होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट। और ज्यादातर जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर ही होते हैं, जैसे अमेबा क्या है, वो यूनिसेलुलर। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी उनकी बॉडी जो है वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी होती है, लेकिन एक ही यूकैरियोटिक सेल से बनेगी। यूकैरियोटिक सेल कितने होंगे, सिर्फ एक, जैसे अमेबा है, अमेबा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। पैरामेशियम भी क्या है, वो भी यूनिसेलुलर सर यूकैरियोट। शुरू सा जी केर पढ़ दो अच्छे तो जी पूछें। शुरू सा पढ़ा था, शायद समझ में अच्छा आया। उसके बाद एक और ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर, एक और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। अब आप देखें, दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह की है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब उनके पास यूकैरियोटिक सेल होता है लेकिन वो यूनिसेलुलर होते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे हम हैं या एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यानी हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी, लेकिन हमारे तमाम सेल्स क्या हैं, हमारे तमाम सेल यूकैरियोटिक सेल हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या, अपने आप को क्या कह रहे हैं, हम लोग जो है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी पूछें। सर
सर प्रोकैरियोटिक्स में भी तो यूनिसेल्युलर होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया ना, ये मैं इसको आप यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हो, इसको आपको यूनिसेलुलर जी सर, प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक के अंदर मल्टीसेलुलर नहीं होते उस तरह से, होते ही ये यूनिसेलुलर हैं। तो हमने इसके साथ यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर लगाया ही नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि ये होते ही अभी क्या है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो अब आप इधर देख लें कि रॉबर्ट वेटेकर ने अपनी क्लासिफिकेशन में पहला जो क्राइटेरिया लिया वो लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिया। और लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक क्या होगा? एक प्रोकैरियोट्स, आप इसको यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं। दूसरा क्या हो गया? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और तीसरा क्या हो गया? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स। एक तो उसने देख लिया ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे नंबर पर जो उसने चीज देखी अपनी क्लासिफिकेशन में वो न्यूट्रिशन था। अब न्यूट्रिशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरह की होती है, एक ऑटोट्रॉफ जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? और एक ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और हेट्रोट्रॉफ जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं। अच्छा, हेट्रोट्रॉफ भी 2 तरह के होते हैं। हेट्रोट्रॉफ 2 तरह के होते हैं, एक एब्जॉर्प्टिव और दूसरे होते हैं इंजेस्टिव। 2 तरह के हेट्रोट्रॉफ होते हैं, एक एब्जॉर्प्टिव और एक इंजेस्टिव। अब देखो क्या फर्क होता है एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव में। मिसाल के तौर पे ये ब्रेड है, ये रोटी है, इस रोटी के ऊपर फंगस लग जाती है। फंगस क्या करती है? फूड को एब्जॉर्ब करती है, जज्ब करती है इस रोटी से। इस रोटी से फूड को क्या कर रही है? जज्ब कर रही है। तो फंगस अपना फूड खुद नहीं बना रही, फंगस अपना फूड कहां से एब्जॉर्ब कर रही है? इस ब्रेड से अपने फूड को जज्ब कर रही है। तो फंगस हेट्रोट्रॉफ है, लेकिन फंगस कौन सी वाली हेट्रोट्रॉफ होगी? एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। मतलब वो एब्जॉर्ब करके खाते हैं, वो एब्जॉर्ब कर जो है वो क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बर्ड है, इस बर्ड की ये बीक है, तो वो अपने मुंह के जरिए फूड को अंदर लेकर खाएगा, यानी इंजेस्ट करेगा। वो क्या करेगा? सही, फूड को इंजेस्टिव। इंजेस्ट करेगा। तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ। तो न्यूट्रिशन 2 तरह की होती है, एक ऑटोट्रॉफ और एक हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ भी 2 तरह के होते हैं, एक एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ जो एब्जॉर्ब कर खाते हैं जैसे फंगस, और एक इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ जो इंजेस्ट करके खाते हैं जैसे हम लोग। अब मिसाल के तौर पे देखो, हम इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ हैं, हम अपने माउथ के जरिए फूड को इनटेक करते हैं। अगर आप रोटी के ऊपर अपना हाथ रखते और रोटी आपके हाथ में जज्ब हो जाती, तो आप कौन से वाले हेट्रोट्रॉफ हो जाते? आप सर, एब्जॉर्प्टिव absorptive। हेट्रोट्रॉफ हो जाते हैं। लेकिन हम माउथ के जरिए खाते हैं तो हम इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ हैं। सर पूछें? सर जो प्रोकैरियोट जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं? नहीं, मल्टी सेलुलर नहीं होते। थोड़ी बहुत फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, उस तरह के मल्टी सेलुलर नहीं होते, कॉलोनियल होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते। मैं बताऊंगा आपको प्रोकैरियोट्स की जब किंगडम बताऊंगा तो डिटेल में। Sir, eukaryotes are unicellular always. यूकैरियोट तमाम यूनिसेलुलर नहीं होते, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ क्या होते हैं? कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, दोनों होते हैं। देखो जैसे अमेबा है, Okay, sir. अमेबा जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, क्योंकि उसके पास यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। जबकि हम जो हैं, हम भी यूकैरियोट हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने, तो हम मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हो गए। यूग्लिना एक यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनाए तो वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गया। तो मतलब यूकैरियोट्स 2 तरह के हो गए, एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और एक क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो हम बात ये कर रहे थे कि रॉबर्ट वेटेकर ने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। और 5 किंगडम में किसकी बेस पे डिवाइड किया? 5 किंगडम में जो है वो इन 2 क्राइटेरिया की बेस पर, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हुए इन 2 चीजों पर उसने फोकस किया, एक लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा किस पर फोकस किया? न्यूट्रिशन पर। उसके बाद कहता है कि रॉबर्ट वेटेकर प्रपोज द फॉलोइंग 5 किंगडम। ये 5 किंगडम थी जो रॉबर्ट वेटेकर ने प्रपोज की। सबसे पहली किंगडम उसने प्रपोज जो की, उसका नाम रखा गया किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा? ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट तो होते ही यूनिसेलुलर हैं, जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे विच फीड बाय वैरायटी ऑफ मेथड। वैरायटी ऑफ मेथड का मतलब क्या होता है? जो मुख्तलिफ तरीके से अपना फूड लेते हैं, यानी जो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। अलग अलग तो तरीके से जो मतलब हाँ, खाना फूड ले सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को किस में रख दिया? किंगडम मोनेरा में। तो मतलब जब हमने 2 किंगडम सिस्टम पढ़ी थी, तो हम उस 2 किंगडम सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया किसी किंगडम में सेट नहीं हो रहा था। यहाँ पर उसने क्या किया? बैक्टीरिया की एक अलग किंगडम बना दी, और वो किंगडम कौन सी थी? वो थी मोनेरा।
किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरिया को किस में रख दिया? बैक्टीरिया को रख दिया किंगडम मोनेरा में। यानी ना प्लांट में सेट हो रहा था तो एनिमल में, तो ये काम किया गया, उसकी किंगडम ही अलग बना दी और उस किंगडम को नाम दे दिया मोनेरा। अक्सर ये यूनिसेलुलर होते हैं ना, तो वैसे तो कॉलोनियल भी हो सकते हैं, तो मोनेरा का मतलब ही, मोनो का मतलब ही है सिंगल। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो उसने किंगडम बनाई वो थी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में उसने कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा? ऑल यूनिसेलुलर यूकेरोट्स, तमाम यूनिसेलुलर यूकेरोट्स विच फीड बाय वैरायटी ऑफ मेथड, जो कि मुख्तलिफ तरीके से फीड कर सकते हैं, जो ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, हेट्रोट्रोफ भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ। अब किंगडम प्रोटिस्टा ने किसका मसला हल कर दिया? यूग्लिना का। मैंने आपको बताया था ना कि 2 किंगडम सिस्टम के मुताबिक यूग्लिना किसी में भी नहीं आ रहा था, ना प्लांट किंगडम में फिट हो रहा था, ना एनिमल किंगडम में फिट हो रहा था। स्टूडेंट, आप लोगों की तरफ और से ये आवाज बहुत ऑटो और ज्यादा हेट्रो दोनों था। दोनों था। तो अब आप देखें ना यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसको उसके लिए भी एक अलग किंगडम बना दी गई कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर यूकेरोट्स थे और जो दोनों मुख्तलिफ तरीकों से फीड कर सकते हैं, ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रोफ भी हो सकते हैं, तो उसको कौन सी किंगडम में रख दिया गया? उसको रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। और इस तरह यूग्लिना भी किंगडम प्रोटिस्टा में आ गया, अमेबा भी किस में आ गया? किंगडम प्रोटिस्टा में आ गया, पैरामेशियम भी किस में आ गया? किंगडम प्रोटिस्टा में। ये सारे ऑर्गेनिज्म किस में आ गए? कैलोमेडोनास जो है वो किस में आ गया? ये भी आ गया किंगडम प्रोटिस्टा में। तो अब देखें किंगडम, अब बताएं मुझे किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा में किस चीज का फर्क है? दोनों में फर्क क्या है? सर एक प्रोकैरियोट है और एक यूकैरियोट है। हाँ, एक प्रोकैरियोट है और एक यूकैरियोट, और बाकी एक यूकैरियोट है। बाकी चीजें सेम है, सिर्फ इसी चीज का फर्क है, वो भी फीड बाय वैरायटी ऑफ मेथड और ये भी फीड बाय वैरायटी ऑफ मेथड। तीसरा नंबर पर आ गया किंगडम फंजाई। फंगस का भी तो प्रॉब्लम था ना, फंगस भी तो किसी किंगडम में सेट नहीं हो पा रही थी, तो फंगस का भी एक अलग किंगडम बना दी पूरी। यानी 2 किंगडम सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म जिनको प्रॉब्लम आ रहा था उन सबके लिए किंगडम ही एक अलग बना दी गई। देखो किंगडम फंजाई में कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए? मल्टी सेलुलर यूकेरोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकेरोट्स होते हैं। सिर्फ एक फंगस है जो यूनिसेलुलर होती है जिसको हम यीस्ट कहते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रख लें कि किंगडम फंजाई में क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकेरोट्स, नॉन क्लोरोफिलस, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं हो, एंड विच फीड हेट्रोट्रॉफिकली बाय एब्जॉर्प्शन, और जो एब्जॉर्ब कर खाएं, और जिनके पास सेल वॉल भी मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम किस में रख देते हैं? किंगडम फंजाई में। फंगस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फंगस मल्टी सेलुलर यूकेरोट्स होती है, नॉन क्लोरोफिलस होती है, मतलब उसके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता, और उसके साथ क्या होता है? विच फीड हेट्रोट्रॉफिकली बाय एब्जॉर्प्शन, और हेट्रोट्रॉफ होती है लेकिन अपना फूड किसके जरिए लेती है? एब्जॉर्प्शन के जरिए लेती है। एक मिनट में आपकी अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं आपके लेक्चर को। एक मिनट में आपकी अटेंडेंस लेता हूं, उसके बाद फिर मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा। जस्ट अ मिनट। सर हेलो सर। मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेता हूं, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। अभी तक जो हमने पढ़ा बेसिकली जो है अभी सिर्फ मैंने आपको 3 किंगडम्स जो है वो बताई हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और ये 3 किंगडम शुरू वाली वही हैं जिन ऑर्गेनिज्म के साथ प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हीं के लिए जो है वो आपने देखे यहाँ पर कितनी किंगडम बना दी गई? 3 अलग-अलग जो है वो किंगडम्स जो है वो बना दी गई। सर जी पूछें। सर कल आपने मतलब कल का जो टॉपिक आपने चैनल पे डाला है उसका नाम क्या लिखा है? मैंने उसका नाम लिखा है कल वाले टॉपिक का टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। अच्छा जी। हाँ, ये मैंने लिखा हुआ है। सर जी पूछें। सर आप 5 चैप्टर का स्टार्ट से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, हमें स्क्रीनशॉट लेना है। मैं स्टार्ट से कर दूंगा, अभी इसका स्टार्ट से करता हूँ। पहले ये थोड़ा पढ़ा दूं ना 5 किंगडम, फिर मैं स्टार्ट से शेयर करूंगा। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए हम बीच में डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि 40 मिनट्स की मीटिंग होती है, मैं दोबारा फिर कनेक्ट होऊंगा। यस ओके। ये मैं सारी आपसे शेयर कर लूंगा। अभी मैं आपको दोबारा उसी तरफ लेके जाता हूँ। हाँ, इधर देखें, किंगडम फंजाई हो गई।
अब किंगडम फंजाई के बाद फिर वही वाली दो किंगडम हो गई है, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में कौन से, मैं एक मिनट आपको म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। एक मिनट, just I'm going to mute you. अच्छा अब इधर देखें, इसके बाद नेक्स्ट जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी के अंदर देखें कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया, मल्टी सेलुलर यूकेरोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या थे, मल्टी सेलुलर यूकेरोट्स थे। यहाँ पर मैंने यूकेरोट्स नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। जो मल्टी सेलुलर यूकेरोट्स थे, क्लोरोफिलस थे, यानी जिनमें क्लोरोफिल भी था, यूकेरोट्स हैं, एंड फीड ऑटोट्रॉफिकली, यानी अपना फूड खुद बनाते हैं। और कौन से प्रोसेस के जरिए अपना फूड बनाते हैं, By फोटोसिंथेसिस photosynthesis. के जरिए। और इनमें सेल वॉल ऑलवेज प्रेजेंट, और सेल वॉल भी मौजूद होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप किस में रख देते हो, किंगडम प्लांटी में। अब आप देखो किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी में सिमिलर चीज क्या है बताओ, दोनों किंगडम में एक जैसी चीजें क्या है, Sir, eukaryotics. दोनों मल्टी सेलुलर यूकेरोट्स हैं, और दूसरा इनमें रिजेम्बलेंस क्या है, दूसरी सेल वॉल। नहीं, ये तो डिफरेंस है, नॉन, ये सेल वॉल दोनों में मौजूद है, मैंने सिमिलरिटी पूछी। उसके बाद आ जाता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर यूकेरोट्स विच फीड हेटेरोट्रोफिकली बाय इंजेशन, जो हेटेरोट्रोफिकली अपना फूड लेते हैं, यानी फूड दूसरों से लेते हैं लेकिन फूड को इंजेस्ट करके लेते हैं। और उसके साथ दे नेदर हैव क्लोरोफिल नॉर सेल वॉल, ना उनके पास क्लोरोफिल। सर आपने अटेंडेंस ले ली? जी अटेंडेंस ले ली। उनके पास ना मेरी भी ले ली। हाँ आपकी भी ले ली। जिनके पास सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं होता उनको किस में रख दिया, किंगडम एनिमेलिया। चलें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में सिमिलरिटी बताएं, क्या एक जैसी चीजें हैं किंगडम प्लांटी और किंगडम, एक सिमिलरिटी है वो बताएं क्या है किंगडम प्लांटी और मल्टी सेलुलर अच्छा मल्टी सेलुलर यूकेरोट्स, ये सिमिलरिटी है। अच्छा अब एक और बात अगर मैं आपसे पूछूं, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, तीनों में एक सिमिलरिटी बताएं, तीनों में। मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स, तीनों मल्टी सेलुलर यूकेरोट्स मल्टी सेलुलर और यूकेरियोट। यूकेरोट्स हैं। अगर किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा में सिमिलरिटी पूछो तो क्या है, यूनिसेलुलर, दोनों यूनिसेलुलर, सेलुलर दोनों यूकेरियोटिक्स। दोनों यूनिसेलुलर हैं, लेकिन एक प्रोकैरियोट्स है और एक क्या है, यूकेरियोट्स। चलें ये आपको 5 किंगडम सिस्टम जो रॉबर्ट जी पूछें। मनाहिल आसफ कह रही कि उनको एंटर कर दें। अच्छा मैं भी करता हूँ, एक मिनट, ओके रह गई एक मिनट। यहाँ पर उनकी रिक्वेस्ट आ गई। अच्छा अब इधर देखें, मैंने रॉबर्ट वेटेकर का आपको बताया कि रॉबर्ट वेटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी किंगडम में डिवाइड किया, 5 किंगडम्स में जो है वो डिवाइड किया। अब उसने जो 5 किंगडम में डिवाइड किया, तो 5 किंगडम में जिन क्राइटेरिया की बेस पर उसने डिवाइड किया, तो वो क्राइटेरिया 2 थे, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा क्या था, दूसरा किसकी बेस पर किया था, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे जो है वो डिवाइड किया था। अब अगर आप यहाँ थोड़ा सा इसको हम रिवाइज, अगर इसको थोड़ा सा रिवीजन इसकी मैं करूं, तो आप एक चीज देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की है, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स और unicellular eukaryotes. यूकेरियोट्स। अब उसने क्या किया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे और जो ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ दोनों हो सकते थे, उनको कौन सी किंगडम में रख दिया, उनको रख दिया किंगडम मोनेरा में। फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स थे, जिनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, जिनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, और जो जिनकी न्यूट्रिशन क्या थी, जिनकी न्यूट्रिशन दोनों हो सकती थी, ऑटोट्रोफ भी और हेटेरोट्रोफ भी, तो उसको कौन सी किंगडम में रख दिया, उसको रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स थे और जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ था, तो उनको किसमें रख दिया, उनको रख दिया किंगडम फंजाई। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या था, मल्टी सेलुलर यूकेरियोट था, और जिनकी जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या थी, ऑटोट्रोफ, उनको किसमें रख दिया, किंगडम प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स थी, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ, उसको किसमें रख दिया, किंगडम एनिमेलिया। और ये क्या बन गई, ये 5 किंगडम हो गई, किसकी, ये 5 किंगडम हो गई जो किसने दी थी, रॉबर्ट वेटेकर ने। और ये बहुत बेहतर, कई सालों तक जो है वो इसको बड़ा बेहतर
किंगडम सिस्टम माना गया और बड़ा बेहतर जो है वो क्लासिफिकेशन का किंगडम का सिस्टम माना जाता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, इस 5 किंगडम सिस्टम में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो आया। और मेजर स्नैग, यानी इसको आप ये आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है, इसको आप कहोगे मेजर स्नैग इन वेटेकर स्कीम, यानी मेजर या स्नैग आप कह सकते हैं, प्रॉब्लम को भी कह सकते हैं कि यहाँ पर रॉबर्ट वेटेकर की जो स्कीम थी, स्कीम का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन, यानी रॉबर्ट वेटेकर ने जो 5 किंगडम दिया था, इस 5 किंगडम के अंदर प्रॉब्लम क्या था, इस 5 किंगडम सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम था। यानी उसमें वैसे तो बहुत बेहतर थी क्लासिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था। लेकिन वो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर लिखा है, रॉबर्ट वेटेकर की 5 किंगडम सिस्टम है। इसने क्या किया, यूनिसेलुलर एलजी, एलजी आपको पता है एलजी क्या होती है, काई, काई को हम एलजी कहते हैं। ग्रीन कलर की देखिए काई, जो अक्सर पॉन्ड्स वगैरह के या आपके अक्सर जो टैंक होते हैं पानी जी के, वहां पर सर, एक yes ग्रीन sir. कलर यस की काई होती है। सर, अच्छा, अब जो यस सर, काई होती है वो भी 2 तरह की होती है। अब जैसे कैलेमेडोनास है ना, आपने 9th में पढ़ा था, कैलेमेडोनास भी यस, एलजी है, लेकिन Yes कैलेमेडोनास कौन sir. सी वाली एलजी है, वो यूनिसेलुलर एलजी है। और अक्सर जो आपके पास दूसरी जो एलजी लगी होती है पानी में, वो कौन सी एलजी होती है, वो होती है मल्टी सेलुलर एलजी। तो अब देखें, तो कहता है कि रॉबर्ट वेटेकर की क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि जो यूनिसेलुलर एलजी होती है, शेयर मोस्ट ऑफ इट्स कैरेक्टर विद मल्टी सेलुलर एलजी। कहता है यूनिसेलुलर एलजी के ज्यादातर कैरेक्टर किससे मिलते हैं, मल्टी सेलुलर एलजी से मिलते मल्टीसेलुलर हैं। एलजी, दोनों ग्रीन कलर की होती हैं, दोनों के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है और रिप्रोडक्शन भी, दोनों की में रिप्रोडक्शन की भी रिजेम्बलेंस होती है। लेकिन इसने क्या किया था, क्या कहते हैं रॉबर्ट वेटेकर ने, इसने क्या किया कि यूनिसेलुलर एलजी को तो रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा में, और मल्टी सेलुलर एलजी को किसमें रख दिया, किंगडम प्लांटी में। यानी दोनों रिजेम्बल कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में तो ये होता है ना, एक जैसी चीजों को आप एक जगह रखते हो, लेकिन इसने क्या किया कि मल्टी सेलुलर एलजी को किंगडम प्लांटी में रख दिया, यूनिसेलुलर एलजी को किसमें रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। जबकि मल्टी सेलुलर एलजी के बहुत सारे कैरेक्टर प्लांट से मिलते जुलते नहीं होते। अक्सर आप देखें काई हरे रंग की तो होती है, उसमें सेल वॉल भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होती है, लेकिन काई की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो प्लांट से मुख्तलिफ होती है, और जो एलजी होती है उसकी रिप्रोडक्शन भी प्लांट से मुख्तलिफ होती है। तो रॉबर्ट वेटेकर का जो प्रॉब्लम था क्लासिफिकेशन में, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है पेपर में, व्हाट वाज द मेजर स्नैग, यानी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर इन वेटेकर स्कीम, ये बॉटनी में शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि रॉबर्ट वेटेकर की स्कीम या क्लासिफिकेशन में मेजर स्नैग या मेजर प्रॉब्लम क्या था। तो मेजर प्रॉब्लम यही था जो मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आप जवाब लिखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। प्रॉब्लम क्या था कि यूनिसेलुलर एलजी के ज्यादातर कैरेक्टर मल्टी सेलुलर एलजी से मिलते हैं,